गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सेल्फ आकाश को मैं स्वागत करता हूं आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बिहार एसएससी के सेट को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 150 सवाल होने वाले हैं, जिसमें से 50 जीके के हैं और 25 मैथ्स होते हैं, 25 साइंस के होते हैं और 50 रीजनिंग होते हैं। तो आपको करना क्या है कि पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, और या फिर मेरे साथ साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, पॉज कीजिएगा, पहले उसको सॉल्व कीजिएगा और फिर आगे वीडियो को देखिएगा। इससे फ़ायदा होगा आपका, मतलब ऐसे ही केवल देखने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आपका जितना भी नंबर आता है उसको आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, देख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी करता है। तो MSP का फुल फॉर्म क्या है? तो मतलब सीधा इंग्लिश पूछा है। तो MSP का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि जैनियों का पवित्र स्थान श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में है? तो ये जो है कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। और फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। बोला कि संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति है। शक्ति का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है संसद को यह शक्ति देता है? तो यह अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 368 होता है और भाग 20 होता है। और इस प्रावधान जो ये प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसमें समय समय पे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या फिर संसद मतलब ज़रूरतों के हिसाब से, मतलब कि जैसे जैसे समय चेंज होता है वहाँ मतलब कि हमारी नीड्स जो होते बदलती जाती हैं, तो ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और ये कदम लिया जाता है, मतलब कि संविधान में चेंज किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें आता है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। पांचवा क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती की शुरुआत किया गया है? तो मतलब किसकी जयंती पे शुरुआत किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के जयंती पे 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। चलिए छठा क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब कि तो ये जो है लियो टॉल्स्टॉय हैं, ऑप्शन नंबर बी सेकंड। सातवां क्वेश्चन है तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत में आक्रमण किया था? तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था, उसके शासनकाल में ये आक्रमण किया था तैमूर ने, और ये ईयर जो था 1398 था। आठवां क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, राष्ट्रकूट राजवंशों के साथ युद्ध करने के लिए प्रसिद्ध था और श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है दूती चंद जी जो है तेज दौड़ से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हमें कहाँ से मिलता है? हम लोग को पता ही है कि विजयनगर साम्राज्य का राजधानी जो है हम्पी में था, जो कि कर्नाटक में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम्पी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसके विरुद्ध में था? तो ये जो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में था। तो रॉलेट एक्ट की बात किया जाए तो इसमें ये मतलब ये 1919 में आया था। और फिर इसमें यह था कि कोई भी अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो उसको बिना किसी मुकदमा के उसको जेल में बंद कर दिया जा सकता है। तो और इसको काला कानून का संज्ञा दिया जाता है। तो इसी के विरोध के लिए जब 13 अप्रैल 1919 में जब वहाँ पे जलियांवाला बाग जो था वहाँ पे सभा हो रहा था, तो जनरल ओ डायर ने वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी थी। वहाँ पे बहुत लोग मारे गए थे, मतलब कि ढेर सारे लोग मारे गए थे। और इन्हीं सब के विरोध में मतलब कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्टार्ट कर दिया, सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, और भारत के ओलंपिक के हॉकी में पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था?
तो ये पिछली बार तो मतलब कि 1980 में जीता था। और बात करें पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता, तो ये कांस्य पदक जीते थे ये लोग। और सबसे पहली बार बात करें तो ये 1928 में जीते थे पदक, शायद स्वर्ण पदक ही था। एथेंस वाला मतलब ओलंपिक हो रहा था एथेंस में, वहाँ पे जीते थे। 13 देखते हैं हम लोग। 13 बोला कि झूम कृषि को इस प्रकार भी मतलब कि जाना जाता है, मतलब झूम कृषि को क्या कहा जाता है। तो झूम कृषि को शिफ्टिंग कृषि मतलब वही होता है कि पहले मतलब कहीं पे कृषि किया गया और फिर वहाँ पे उस स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान पे चला गया, फिर वहाँ पे कृषि किया गया, तो इसको शिफ्टिंग कृषि कहा जाता है। और ये मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में देखने को मिलता है, लाइक मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। और इस समय शासन कौन था, तो इस समय अकबर शासन का कर रहे थे। अकबर का शासनकाल का बात करें तो ये 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक है। तो इसी के बीच में ये है, तो बोला जाएगा कि अकबर उस समय शासन कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काकतीय राजवंश ने करवाया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना भी था, सरकार को सत्ता की कटौती भी करना था, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत भी देना था। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 17 नंबर देखते हैं हम लोग, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 1921 में मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ के इसके प्रमुख नेता थे मुसलियार करके कुछ थे, कोई ध्यान नहीं आ रहा। 18 नंबर देखते हैं हम लोग, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, कब स्टार्ट हुआ था। तो ये जो था बंगाल विभाजन के समय स्टार्ट हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बंगाल विभाजन हुआ था कब, तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905। उस समय जो क्या वायसराय कौन थे, तो ये कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 19 देखते हैं हम लोग, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1929 में इसका गठन हुआ था। 20, किस क्या अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसी समय फिर उड़ीसा को अलग कर दिया गया था बिहार से। चलिए आगे देखते हैं। 21 बोला कि निम्नलिखित में किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो ये किए थे अशोक मेहता कमेटी, और इनका गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22, और निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो 22 का स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नहीं आता है, तो 4 नंबर हो जाएगा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव का है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आता ही है, स्वच्छता आता ही है, जनोपयोगी सेवाएं भी आता है, लेकिन 4 नंबर जो है और सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये नहीं आता है। 23 नंबर देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। पंचायती राज प्रणाली ये जो है राज्य सूची में है। अब सूची की बात आता है तो हम लोग देख लेते हैं पूरा। देखिए यहाँ पे कौन सा अनुसूची 7, इसमें लोग क्या मिलता है, भारत के मतलब कि संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा है, क्षेत्र का बंटवारा है, कार्य का बंटवारा है, वो देखने को मिलता है। इसमें हम लोग को 3 सूची मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए संघ सूची वैसे मतलब कि क्षेत्रों के लिस्ट होते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार केवल भारत के संसद को होता है। राज्य सूची में वैसे कानून होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को होता है। और समवर्ती सूची वैसे सूची होते हैं जिनमें कानून संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, लेकिन अगर कोई एक विशेष टॉपिक है उस पर अगर कानून राज्य भी बना दिया और संघ भी बना दिया है, तो इसमें संघ वाले कानून का, संघ वाले जो रूल होगा मतलब कि नियम होगा उसका वो मान्य होगा, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सब से अलग
और भी कुछ शक्ति मतलब कि नए नए क्षेत्र होते हैं, जैसे कि अभी के समय में एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब को लेकर जो मतलब कि जो होता है मतलब कि जो इन सब में नहीं आता उसको एक नया सूची बनाया जाता है, अपशिष्ट सूची, और उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो संघ मतलब कि संसद को होता है। ठीक है, देखिए 24 नंबर बोल रहा है क्या, भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। देखिए वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, ये मतलब कि वैसा है जैसे देखिए मतलब कि एक होता है ना, समुद्र है, सी है, और यहाँ पे मतलब कि यही आइलैंड है, आइलैंड नहीं बोल सकते, मतलब कि तट है, कोस्टल एरिया है, और यहाँ पे मान लीजिए पहाड़ है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो वाटर वेपर है यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ पर टकराने के साथ साथ ये गर्म होने के कारण ये ऊपर बढ़ते हैं, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ये मतलब कि ठंडा होते जाते हैं, और यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, और जिसके कारण सारा का सारा पानी यहीं रह जाता है, तो जिस कारण इधर जो हरा भरा हो जाता है, लेकिन इधर जो होता है बंजर हो जाता है ज़मीन, पेड़ पौधे मतलब सूख जाते हैं, मरुस्थल टाइप एरिया हो जाता है मतलब थोड़ा सा। तो ऐसा कहाँ पे हमको स्थिति देखने को मिलेगा, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल तो नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक का पठार। देखिए पश्चिमी घाट जो है, पहले यहाँ पे कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे ये जो है पश्चिमी घाट है, और इधर का क्षेत्र जो होता है इसको कर्नाटक का पठार, या फिर और बहुत सारा कर्नाटक में इसको कर्नाटक का पठार कहा जाता है। तो इसमें यही होता है कि जो यहाँ से सी से जो वेपर्स आते हैं इधर ही रह जाता है, और इधर इधर मतलब सूखा टाइप एरिया हो जाता है, मतलब कि कम वर्षा वाला एरिया हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक का पठार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोला है क्या 25 नंबर, धन विधेयक पेश किया जाता है किसके द्वारा, मतलब कहाँ। तो पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा में, तीसरा राज्य और लोकसभा में दोनों में, और चौथा ऑप्शन है कि इनके संयुक्त सत्र में। तो देखिए धन विधेयक जो होता है केवल और केवल कहाँ पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। केवल केवल कहाँ पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 109 जो है बताता है कि कैसे मतलब कहाँ पे मतलब कि इसका तरीका बताता है कि कहाँ पे धन विधेयक पेश होगा। ठीक है, लोकसभा में आर्टिकल 109 क्या बताता है कि तरीका बताता है कैसे धन विधेयक पेश होगा, कहाँ पे पेश होगा, ऐसे। और जो 110 आर्टिकल नंबर है ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है, और धन विधेयक को मतलब किसको अधिकार है कि कोई कानून ये धन विधेयक है कि नहीं यह तय करने का। तो ये तय करने का अधिकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है क्या कि 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नियुक्ति होता है कॉलेजियम पद्धति के अनुसार होता है। इसमें क्या होता है कि जो पहले से मतलब कि जस्टिस है, मतलब कि क्या मतलब कि जज हैं, वो मतलब कि ऐसे मतलब राष्ट्रपति कहते हैं कि मतलब कि सलाह पे, मतलब इसको सलाह बोल सकते हैं कि पहले से जो जज हैं उनके सलाह पे अन्य जजों की नियुक्ति किया जाता है, इसी को कॉलेजियम पद्धति कहा जाता है। और इसको मतलब कि सुधार किया गया था, मतलब कि 2014 में एक बार आया था शायद NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। इसमें यह कहा गया था कि एक कमेटी का गठन होगा जिससे मतलब कि वो तय करेगी कि अगला मतलब जज कौन बनेगा। तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि इसमें क्या होता था कि जो न्याय तंत्र है उस पर विधायिका का प्रभाव मतलब कार्यपालिका का प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए मतलब इसको निरस्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान का विशेषता इसमें सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, मतलब कि खासकर ये जो होता है न्यायालय वाला जो क्षेत्र होता है, न्यायिक क्षेत्र, ये जो होता है मतलब कि वो उनको खासकर सबसे अलग रखना जरूरी होता है लोकतंत्र वाले स्थिति में। मतलब कि इसी से फिर जैसे होता है ना मतलब कोई कानून है उसको असंवैधानिक घोषित करता है, तो मतलब कि उसमें फिर कार्यपालिका का फिर इफेक्ट देखने को मिला, इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, 27 देखते हैं हम लोग। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है।
तो राज्यसभा का प्रधानाध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और ये पद जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। और भारत में मतलब कि उपराष्ट्रपति का कोई खास कार्य है नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं है। मतलब जैसे देखिए, जब राष्ट्रपति नहीं होते तो उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रपति हैं तो उस समय ये मतलब कि जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उसके लिए आर्टिकल 64 है जो बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, 28 देखते हैं लोग। बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये जो होता है 65 वर्ष होता है। ठीक है, और जो उच्च न्यायालय होता है उसका कितना होता है? तो उसका हो जाता है 62 वर्ष। ठीक है, बोला 29 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में कौन से वर्ष में बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चली थी? तो ये जो है पहला ऑप्शन देख लीजिए, मतलब सब 1853 ही लग रहा है। मतलब कि ये जो था मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। इसके बीच में टोटल 34 किलोमीटर मतलब कि डिस्टेंस कवर किया था। और क्या ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक क्वीन। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 1853 में। 30 नंबर, IRDA निम्नलिखित किस क्षेत्र में संबंधित नियामक निकाय है? ठीक है, तो ये जो है बीमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 31 नंबर, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पे बैंक का नाम कौन सा है? तो बैंक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड हो जाएगा। ठीक है, 32 देखते हैं लोग। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो ये जो है संसद का गठन संविधान के आर्टिकल 79 से मिलता है। और 78 आर्टिकल जो है ये बताता है कि PM जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, उसका जो कर्तव्य है वो बताता है। ये मतलब कि इंफॉर्मेशन मतलब कि क्या बोलते हैं, कड़ी का काम करता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में। और ये होता है PM। और फिर जैसे मतलब इसका कार्य को बताता है 78। और 80 जो है बताता है राज्यसभा के जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, 33 देखते हैं हम लोग। बोला कि भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम की अवधारणा निम्नलिखित में किसके संविधान से लिया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। 34 नंबर, बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक मुगल के अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे महान मुगल काल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद बात करें तो औरंगजेब के बाद भी कोई योग्य शासक नहीं हुआ, जिस कारण उसे मतलब उत्तर मुगल काल बोला जाता है। ठीक है, 35 देखते हैं। ह्यूमस, खादर मिट्टी मतलब भूमि के किस पदार्थ में पाया जाता है? ह्यूमस जो मेनली होता है सड़ा गला जो पत्तियों का अवशेष, जीव का कार्बनिक पदार्थों का जो अवशेष होता है उसी को ह्यूमस कहा जाता है। और ये जो होता है मतलब कि फसल उत्पादन के लिए सहायक होता है। और ये जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी के ऊपरी परत में पाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो 19 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 37, बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कैसा है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मतलब छोटा है, न्यूनतम बोल सकते हैं। 38, कि भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, इसमें आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए पहला नंबर पर होता है गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद तेलंगाना, इसके बाद होता है आंध्र प्रदेश, और इसके बाद होता है राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज यही है, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 39 बोला है क्या, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अन्ना चांडी। ठीक है, 40, किसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर जूट को जाना जाता है, पटसन, ऑप्शन नंबर 4। 41, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सक्षमता उपागम। जो
1998 में 1998 में ये प्रस्तुत हुआ किए थे वो। 42 निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के रूप में जाना जाता है? तो ये कहवा पतन और ये शायद ब्राज़ील वाला है। 42 का सेकंड हो जाएगा सेंटोसा। 43 बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर का पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा अशोका द ग्रेट ने का निर्माण करवाया था। 44 निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? नदियों द्वारा निर्मित होता है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो पुराना वाला जो जलोढ़ मृदा होता है उसको बांगर कहा जाता है, और जो नया वाला जलोढ़ मृदा होता है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। और पुराना वाला जो होता है, जो नदी है, रिवर है, इसके दूर वाले क्षेत्र में पाया जाएगा बांगर, और नदी के पास वाले क्षेत्र में पाया जाता है खादर। और उपजाऊ की बात करें, मतलब फर्टिलिटी की बात करें, तो ये ज़्यादा उपजाऊ होता है और ये कम उपजाऊ होता है। जाहिर सी बात है कि मतलब कि ये पुराना हो गया, इसमें ह्यूमस हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गया, वो कम जाते हैं, इसलिए कम फर्टाइल होता है, ये ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, आगे कौन सा क्वेश्चन है? कहाँ गया? 45 भारत में संविधान के अनुच्छेद कौन सा मतलब जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 51 का ए में है। और बात करें इसका, तो ये जो है मूल संविधान में ये इसका प्रावधान नहीं था। बाद में जो है 1976 सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था तो उस समय इसकी संख्या थी 10, लेकिन बाद में जो है ये जो 2003 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां, तो इसमें 11वां जोड़ा गया था। तो अब टोटल कितना हो गया है? 11 हो गया है, 11 टोटल। मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल अभी कितना है? 11 है। ठीक है, हो गया। और फिर 46 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये इसका स्थापना हुआ था 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में। तो और बात करें तो इसकी जो पहला मतलब कि शाखा नहीं मतलब हेडक्वार्टर पहला इसका था कलकत्ता में, लेकिन बाद में 1937 में इसको ट्रांसफ़र करके मुंबई में कर दिया गया था। और बात करें तो इसका जो 1949 इसका इनिशियल पूंजी था 5 करोड़। ठीक है, अब 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब कि जो भी प्राइवेटाइज मतलब कि राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 47 बोला क्या कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? ये कोयम्बटूर में पाया जाता है, इसी कारण इसको ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और बात करें भारत का मैनचेस्टर या फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उसको अहमदाबाद को जाना जाता है। 48 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी स्थान पे है? तो भारत उत्पादन में सबसे पहले पे आता है केरल, इसके बाद आता है कौन सा? तमिलनाडु, इसके बाद आता है फिर आंध्र, थर्ड नंबर पे सेकंड याद है, थर्ड याद नहीं, अभी तो देख लेंगे बाद में। और बात करें तो मतलब कि टोटल भारत में जितना उत्पादन होता है रबर का, उसका 70% अप्रोक्स यहीं से उत्पादित हो जाता है और बाकी अन्य जगहों से होता है। ठीक है, 49 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। और बात करें इसकी लंबाई कितनी? 1680 है शायद, ध्यान नहीं आ रहा, मतलब उतना ही क्या आसपास में। और ये जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। ठीक है, 50 नंबर भारत में बचपन बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो ये थे कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। अब देखिए 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2 आदमी को मिला था। पहला थे मलाला यूसुफजई, ठीक है, मलाला यूसुफजई। इनको मतलब कि सबसे कम उम्र में मिला था नोबेल प्राइज।
उनके साथ इनको मिला था कैलाश सत्यार्थी को। किस लिए मिला था? तो यही बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था। और बात करें संविधान में, तो संविधान का आर्टिकल जो है 24 जो है बाल मजदूरी या फिर वैसे बच्चे जो 14 साल से कम है उनको मतलब कि खतरनाक फैक्ट्रियों में, जैसे मतलब कि रसायन वाले फैक्ट्री हो गया और फिर नशा वाला फैक्ट्री हो गया, जैसे मेरे यहाँ पे सिगरेट वगैरह बनता है, वहाँ पे काम करने के लिए काम नहीं करने दिया जा सकता है। और कैलाश सत्यार्थी क्या थे, मतलब क्या किए थे कि जो मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे थे बच्चे, उनको मतलब कि वहाँ से निकाल के और उनका पढ़ाना लिखाना मतलब किए थे। इन्हीं के लिए इनको नोबेल प्राइज़ 2014 में मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। और मलाला यूसुफजई की बात करते हैं, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ लेने वाली हैं। ठीक है, 51 देखते हैं हम लोग। 51 एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण होता है जो मतलब कि एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, निष्प्रभावित कर सकता है एसिड और बेस। देखिए एसिड क्या होता है, आर्हेनियस के द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया था कि वैसे रसायन जो जल में घोलने पे H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड क्या करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। और बेस क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं, क्षार करते हैं OH- प्रोड्यूस करते हैं। इनका pH वैल्यू कितना होता है, pH मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है, इसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए लिटमस पेपर, लिटमस की बात करते कहाँ से मिलता है, ये लाइकेन के पौधे से मिलता है। और लिटमस जो है एसिड जो है नीला को लाल करता है और बेस क्या करता है, लाल को नीला करता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट एसिड की बात करें तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और बहुत सारा होता है, कार्बोनिक एसिड हो गया। और बेस में जैसे कि NaOH हो गया, कास्टिक सोडा, इसका साबुनीकरण वगैरह में यूज किया जाता है। MgOH वोल्टOH हो गया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी करता है, एंटासिड के रूप में काम करता है, जैसे कि पेट के अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है 52 52 बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। उनके तने, पत्ते और जड़ होते हैं, हाँ होते हैं। फूलों में प्रजनन अंग होते हैं, भी होता है। प्रजनन करने के लिए उनमें परागन से गुजरना पड़ता है, तो फूल हो तो परागन होगा करेगा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉर्निफर्स साइकेड्स और गिनकगो, नहीं गिनकगो, हाँ एंजियोस्पर्म का उदाहरण है, ये गलत हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। 53 हम लोग देखते हैं, और 3 मिश्रण है, दूध 3 मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:1, 2:1 और 3:1 में है। ठीक है, बर्तन है, ठीक है, यहाँ पे 5:1 में है, यहाँ पे 2:1 में है और ये 3:1 में। मोर है कि इसको 1:2:3 में मिलाया जाता है। ठीक है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेशियो पहले बराबर करते हैं, 5 और 1 6 यहाँ पे, 2 1 3 यहाँ पे और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, इसको 2 से गुना, इसको किस है यहाँ पे करते हैं 2 से गुना, इसको 4 से गुना और इसको 3 से गुना। ठीक है, अब बराबर हो गया रेशियो। अब बोला कि 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो मिलाया जाता है, तो इसका 1 रेशियो, इसका 2 रेशियो, इसका 3 रेशियो मिलाया जाता है। अब आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मिल कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये 2 यहाँ पे, तो 4 दूना 8 दूना 16 और ये 8 और ये 3 गुना 27 और ये 9, तो 8 2 10 और 9 19, ये आ गया। और ये 7 से 3 हाथ में 1 2 और 3 2 5 53 आ गया, मतलब 53:19 आएगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया।
अब मैंने क्या किया गया कि जो पहले बर्तन था इसके पहले रेशियो को बराबर किया गया, ये गुना करके, और फिर जितना अनुपात में बोल रहा है उतना अनुपात में मिला दिया हम लोग। यहाँ पे कुछ नहीं, एक है, एक अनुपात ये लिया गया है इसलिए एक है। ठीक है, समझ में आ गया? मिटाते हैं। फिफ्टी फोर बोला एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा समान ब्याज पे 400 रुपया तथा 600 रुपया उधार देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 400 है और 600 है। रेट इक्वल है R%, टाइम भी इक्वल है T। तो देखिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है कि तो ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपये प्राप्त होता है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये 400 रुपया और 600 रुपया देता है उधार। ठीक है, रेट सेम है और टाइम सेम है। तो यहाँ पे रेट हाँ सेम है। ठीक है, तो बताइए इंटरेस्ट क्या होता है, PR/T/100। ठीक है, ये पहला हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, P2R2 R तो सेम ही है बाई 100। काटिए, रेशियो हम लोग निकालें कितना आ जाएगा, तो 400:600 मतलब 2:3 में 2:3 में इसको ब्याज मिलेगा। और टोटल है कितना ब्याज, 90 है। मतलब 5 का वैल्यू कितना है, 90 है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। मतलब एक से इसको 36 रुपये ब्याज मिला है और दूसरे से कितना मिला इसको, कितना 18 54 रुपये ब्याज मिला है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए बोल रहा है क्या कि अब ये देखिए ये सब जो है 3 वर्षों के लिए, अब परसेंटेज पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो हम निकाल लेते हैं हम लोग, I=PR/T/100। तो कोई से निकाल लेते हैं, पहले से निकाल लेते हैं। पहला का ब्याज कितना आया है, 3600 मतलब 36 रुपया, और मूलधन कितना है, 400 है R, और टाइम जो शुरुआत में दे दिया 3 साल और बटा में 100। यहाँ से 4 बार में और 3 से कितना, 4 × 12 12 × 36। तो R का आ गया कितना वैल्यू, 3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर C 3%। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 55 तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर है और दूसरे तेल में मिलावट करने के लिए लागत मतलब दूसरे तेल का लागत है 50 रुपये। बलराम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच के 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो किस अनुपात में मिला है, देखिए एगो 100 रुपये किलो है, एगो 50 रुपये किलो है, और बेच रहा है कैसे, 96 रुपये। उसको प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, पहले 1/5 होता है। मतलब 5 रुपये का है तो 6 रुपये में बेच रहा है। तो 6 का वैल्यू यही ना है, 96 कितना गुना है, 16 गुना है। तो मूलधन कितना जाएगा, CP कैरामल कितना हो जाएगा, 80 रुपये पड़ेगा। मतलब 100 रुपये वाला है, 50 रुपये वाला है, मिला के बनाना है कितना वाला, 80 वाला बनाना है। तो लगा दीजिए एलिगेशन 30 है फिर 20, अनुपात आ जाएगा 3:2। हो गया, समझ में आया? ठीक है, मतलब केवल वीडियो देखना नहीं हो, मतलब रोक के पहले खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और फिर उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोरा 56 ध्वनि सर्वाधिक गति से किस में चलता है। तो ध्वनि का गति सर्वाधिक किस में होता है, ठोस में, इसके बाद किस में, द्रव में, और इसके बाद होता है गैस में। निर्वात में इसका शून्य होता है, निर्वात में बहुत कम होता है, शून्य। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है हाँ किस में अधिक होता है। तो ऑप्शन है पहला है हवा तो इसमें आएगा। सेकंड ऑप्शन है पानी, थर्ड ऑप्शन है इस्पात, और फोर्थ ऑप्शन है शून्य। तो इस्पात में हो जाएगा, ठोस में क्या ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस्पात में ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन वाई। चलिए आगे देखते हैं। 57 बोला एक कार का भार 1500 किलो है, 10 सेकंड में कार की गति 30 मीटर पर सेकंड के लिए बल कितना होगा। बल पूछ रहा है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने में त्वरण। ठीक
ठीक है। तो मान दिया हुआ है, त्वरण हमको निकालना है। अब त्वरण का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में कितना टाइम लगा। तो देखिए बोल रहा है कि 0 से 30 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है, ठीक है। तो 30 कर दिया गया, शुरुआत में कितना था 0, और टाइम कितना लग रहा है, कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, 30 अपॉन में 10, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रख दीजिए, 1500 kg गुना में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 4500 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको न्यूटन भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सेकंड 4500 न्यूटन, ओके। चलिए आगे बोल रहा है 58, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए कहाँ पे। तो भार का फॉर्मूला होता है mg, ये हो गया मास, द्रव्यमान, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 9.8, और चेंज करते रहता है। जैसे देखिए अर्थ है, इक्वेटर हो गया, और ये पोल हो गया, ठीक है। तो और ये सेंटर हो गया। तो g का वैल्यू मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, नहीं सॉरी, देखिए g का वैल्यू मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल पे, मिनिमम होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, और 0 होता है कहाँ पे, सेंटर पे। और देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हैं हम लोग, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा, जी का वैल्यू घटेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग नीचे भी जा रहे हैं तब भी जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये कुछ टर्म्स फैक्टर्स है जो याद रखना होगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। इसके पीछे कारण है बहुत सारे, मतलब कि इसका डिस्कशन का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए तो पूछा है कहाँ कि भार न्यूनतम कहाँ पे होगा। तो भार न्यूनतम के लिए हमको ये इसका मान न्यूनतम चाहिए, और इसका मान न्यूनतम कहाँ पे होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पे होता है। जी का वैल्यू कितना, 0। तो यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र पे रखेंगे तो भार एकदम क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पे रखने पे वस्तु का भार न्यूनतम होगा, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप। चलिए 59, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसकी भार 2 किलो है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², 1/2, मास कितना दिया हुआ है 2 किलो, और वेलोसिटी कितना हो गया 0.1, अगुना में 0.1, 2 से 2 खत्म, 0.01 क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको जूल भी लिख सकते हैं, 0.01 जूल, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोला क्या कि दो संख्याओं का गुणोत्तर मान 8 है, गुणोत्तर माध्य 8 है। जीपी वाला का वैल्यू, माध्य का वैल्यू 8 है, और हरात्मक माध्य कितना 6.4 है। एचपी वाला का वैल्यू कितना है 6.4 है। देखिए जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी माध्य का अंडर रूट में XY, इसका वैल्यू कितना दिया 8, तो XY का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर पटे आएगा 64, और इसका वैल्यू होता है 1/2 में 1/x प्लस में 1/y, यही ना होता है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, ये कितना हो जाएगा XY अपॉन में y प्लस x, या फिर x प्लस y कुछ भी लिख सकते हैं लोग। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 6.4, और इसका वैल्यू तो आ ही गया हमारा 64, तो 1/, यहाँ पे x प्लस y कितना आ जाएगा, x प्लस में y आ गया 6.4, और ये x प्लस y इधर गया 64 में गुना में 2, यही ना। सॉरी, ये जो होता है 1/,
एच 1/h का वैल्यू आता है, तो h का वैल्यू उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 1.1/6.4। यहाँ पे ये ऊपर ना के नीचे आएगा 6.4 पॉइंट आइए गुना 10, 64 से 64 खत्म, तो x प्लस वाई कितना आ गया 20 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को दो इक्वेशन आ गया, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन क्या क्या है, 2 है, 8 है, 8 और 10 नहीं आ रहा है, 16 4 20, 16 4 64। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पे 16 और 4, 16 4 20 भी आ गया, 16 4 64 भी आ गया। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से। मेन ये फार्मूला है, यहाँ पे ये याद रखना होगा, जीपी वाला का माध्य का होता है फार्मूला ये, और एचपी वाले का माध्य का फार्मूला होता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 61 नंबर, पाइप ए टैंक को 2 घंटे में भरता है। टैंक में तली में छेद होने के कारण पानी को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो छेद को हम लोग बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करता है, इसमें आधा घंटा और जोड़ दीजिए, तो यह कितना 1/2 कितना 5/2। ठीक है, तो आगे पूछा क्या कि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। ऐसे में लीजिए 10, यहाँ क्या 5 हुई 4, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 1, तो ये 10 घंटा लगेगा इसको खाली करने में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 62 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि दिए गए सप्ताह में बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार का औसत जो है 38 है, और शुक्र, शनिवार और इतवार मतलब संडे का औसत कितना है 39 है। तो बोल रहा है कि अगर रविवार का ये 40 है तो थर्सडे का पूछ रहा है, यही ना है। देखिए हम लोग पहले यहाँ से हम लोग फ्राइडे और सैटरडे का निकालेंगे, फिर उसको इस वाले में रख के इसका निकालेंगे। देखिए कैसे, फ्राइडे, संडे और सैटरडे, इसका एवरेज कितना है 39 है, और तो टोटल कितना जाएगा गुना 3 हो जाएगा। और ई क्वेश्चन मैंने दिया कितना 40, तो फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस में 40 बराबर कितना हो जाएगा 9 27 के साथ में 2 और 3 3 9 11 117। तो फ्राइडे प्लस सैटरडे कितना आ गया हमारा 77 आ गया ना, हाँ 77। अब इसको इसमें भर देंगे हम लोग। देखिए कैसे, थर्सडे प्लस फ्राइडे और प्लस में सैटरडे का वैल्यू कितना है 38, और एवरेज था तो गुना में 3 कर देंगे, टोटल आ जाएगा। अब इसका निकालना हमको, और इसका ही गया 77, और कितना 24 के 4 में 2 3 9 2 11 114, तो 7 में 7 गया 7 और बचा कितना 10 में से 7 गया 3 37 आ जाएगा 37। सही में आ गया। कैसे सॉल्व किया हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे। 63 बोल रहा है क्या कि गीता तथा सीता का आयु बराबर है। ठीक है, गीता बराबर है सीता के, बोला कि गीता और रीना और सीता का कुल आयु 88 है, 88 है। ठीक है, तो गीता और सीता बराबर है तो इसको x मान लेते हैं, इसको आर रहने देते हैं, अभी इसको x मान लेते हैं। और आगे क्या बोल रहा है, रीना की आयु गीता और सीता की आयु के इक्वल है, योग के इक्वल है। अब गीता हम लोग माने x और सीता माने x, इसका आयु टोटल कितना है 2x, और ये जो है किसका है रीता का आयु, रीना का आयु है, क्या है रीना का आयु 2x। ठीक है, और ये ना 88 है, x का कितना आ गया 2 1 3 1 4, तो 22 आ गया। पूछा किसका, तो रीना का आयु ज्ञात किया, तो रीना का आयु 2x है, तो 2x का कितना गया रीना का 44। आसान, 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 64 नंबर बोला 25 पैसा है, 10 पैसा है और 5 पैसा है का सिक्के को इतना अनुपात में 1:2:3। ठीक है, ऐसा टोटल मूल्य कितना है, टोटल वैल्यू कितना है 30 रुपये है, तो 5 पैसा वाला का नंबर बताना है।
ठीक है, ये ना पूछ रहा है। देखिए ये कितना रुपया हो जाएगा, 1/4 यूनिट, 1/4 हो जाएगा अप्रॉक्स में। और ये कितना हो जाएगा, 20 पैसा है तो कितना, 1/5। और ये कितना हो जाएगा, 15 में 100 रुपया में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि ये भी रुपया में है तो पैसा यहाँ पे पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर दिए, या फिर यहीं पे रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/20, 1/10 और ये 1/4। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोगों को बेस को सेम कर लेते हैं। 2/20, तो इसको 20 कर दिए तो ऊपर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा गुना कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 5 प्लस में 4 प्लस में 3 अपन 20, इसी का 30 है। 5 4 3 7 5 12 अपन में 20। यूनिट का वैल्यू कितना है, 30 है। 3 से काटिए 4 बार में, 3 से काटिए 10 बार में, 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू आ गया 50। सही ना, मतलब कि ये 1 यूनिट का वैल्यू 50 है और है टोटल सब कितना कितना यूनिट। ये जो है 5/20 था, यहाँ 5 पैसा वाला पूछा है ना, तो 5 पैसा वाला कितना हो गया है, 3/20 रुपया है वो रेशियो में। एक्चुअल में कितना गया, तो 1 का वैल्यू इतना, तो इसका वैल्यू 50 हो जाएगा। इससे इतना कितना आ जाएगा, 5 से बना 7.5 रुपया। अब 7.5 रुपये में क्या वो 5 पैसा का सिक्का होगा, तो 7 रुपये, 1 रुपये में कितना होता है, 20 होता है, तो 7 रुपये में हो जाएगा 140 और प्लस में आधा रुपया, मतलब 8 में कितना हो जाएगा, 10 को, टोटल 150। यहाँ तक तो होता है मतलब कि प्रोसेस, लेकिन उसके बाद जो होता है डिवाइड करने के लिए, मतलब कभी कभी गलत भी आने का चांस होता है। तब जब हम लोग को मतलब ऐसा बनाता है, ऐसे हम सोच के बनाएंगे कि कितना रुपया है और उसमें कितना सिक्का होगा, तो अपने मतलब कि वैसे भी गलत नहीं होता है। ठीक है, 150। चलिए आगे देखते हैं लोग। 65, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाता है। ठीक है, प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाता है, तो 12 बजे दोपहर में इसका समय सही किया गया था, तो अगले दिन 4 बजे यह क्या समय दिखाएगा। देखिए, एक दिन में 15 मिनट आगे होता है, मतलब 24 घंटा में 15 मिनट आगे होता है। मिनट, ठीक है, 15 मिनट, तो 1 घंटा में कितना आगे हो जाएगा, 15/24। और यहाँ पे कितना घंटा हो रहा है, देखिए 12 बजे दोपहर है और 4 बजे भोर में, तो 12 से 12 बजे रात तक हो जाएगा 12 घंटा, और 12 फिर 4 घंटा और तो 16 घंटा हो गया। तो यहाँ पे 16 घंटा का पूछ रहा है, तो 15 बटा में 24 गुना में 16, 2 से 3 से 5 ना 10 मिनट, 10 मिनट आगे होगा, तो 4 बजे तो 4:10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, और जैसे मतलब कि हम क्लास के बीच में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका रिप्लाई करते जाना है। इससे मतलब कि क्या हुआ कि हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन बना रहेगा। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको हाँ या ना में जवाब देना है। अब जवाब से भी देख रहे हैं वहाँ से। ठीक है, 66 बोल रहा है कि 4 घंटी है, वो 3 मिनट पे बसता है, वो 8 मिनट पे बसता है, वो 12 मिनट पे बसता है और ये 15 मिनट पे बसता है। तो बोल रहा है कि वे एक साथ बजने लगी, फिर दोबारा कब एक साथ बजेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम बस निकाला जाता है, निकाल दिया एलसीएम। 3 गुना में 2, ये 12 है तो 4 थे 12, 4 थी आई 12 है इसमें, और 15 के लिए 3 5 15 आ गया 10, 4 थे 12 120 मिनट, मतलब क्या मिनट, 2 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिटा। चलिए आगे क्वेश्चन है 67। 5 गो लाल गेंद है और 4 गो गेंद नहीं, जूता है। 5 गो रेड है और 4 जो है कितना क्या है, वाइट है। तो कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से मतलब कि रैंडम चुनता है, एक जूता चुनता है, तो सफ़ेद जूता होने का प्रायिकता क्या है। तो 4 अपन में 5 और 9, ये बनाने का क्वेश्चन है, 4/9। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 68 नंबर बोल रहा है कि 2 टंकन 5 मिनट में 2 पेज टाइप कर सकते हैं, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा मिर्चा धनिया हल्दी वाला।
MDH, ये कैसे? द मैन होता है कितने आदमी हैं, कितने दिन काम किए और कितने घंटे काम किए और कितना काम किए, ये जो होता है मेन फार्मूला होता है। इसको कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला बोला कि 2 को टंकक है, 5 मिनट कार्य करता है, दिन नहीं है तो कितना समय है वो हो गया, मतलब कितना देर काम करता है वो होता है, और 2 पृष्ठ टाइप करता है, 2 काम करता है। तो पूछ रहा है ये ऐसे आता क्या है, ये जो आता है इफ़िशियंसी आता है, एक दिन में कितना कार्य किया, ऐसा वाला। इसको नहीं जानिए आप, मतलब जान सकते हैं, इससे जरूरी नहीं है। कन्फ्यूजन हो रहा है तो मत अभी ध्यान दीजिए, बाद में बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि 10 मिनट में है 20 पेज टाइप करना है, 20 पेज टाइप करना है, तो कितने आदमी चाहिए। बस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 2 से 2 खत्म, 5 से 2 खत्म, 2 से यहाँ पे आ गया 10, तो 1 से कितना आ गया, 10 लोग चाहिए। सॉल्व, ठीक है। चलिए 69 बोला कि नेत्र में दूर की वस्तु साफ न देख सकने को, मायोपिया को सुधारने के लिए क्या पहना जाता है, ठीक है। तो देखिए दृष्टि दोष पूरा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अरे दोष, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखती हम लोग को, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखता है। इसमें हमारा कौन सा बिंदु प्रभावित होता है, जिसमें हमारा दूर बिंदु प्रभावित होता है। इसको मायोपिया भी कहा जाता है, और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो पहले तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा सही किया जाता है, ठीक है। और देखिए एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दूरदर्शिता, और क्या होता है स्टिग्मा, अबिंदुकता। ठीक है, इसमें हम लोग को पास वाला वस्तु नहीं दिखता है। इसमें क्या होता है कि निकट बिंदु प्रभावित हो जाता है। आदमी का स्वस्थ मतलब मनुष्य का निकट बिंदु, निकट दूरी कितना होता है साफ वस्तु देखने के लिए, 25 सेंटीमीटर, ये प्रभावित होता है। और इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। और जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि इसमें हमको न दूर का अच्छा से दिखता है ना पास का अच्छा से दिखता है। तो और ये जो होता है मतलब कि सीलियरी मांसपेशी या फिर नेत्र लेंस जो होता है उसका मतलब कि बुढ़ापे के कारण उसमें संकुचन या फिर मतलब क्या सामंजस्य क्षमता कम हो जाने के कारण ये दृष्टि दोष देखने को मिलता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस में होता क्या है कि ऊपर में जो होता है अवतल लेंस लगा होता है और नीचे में क्या होता है उत्तल लगा होता है। और इसमें जैसे कि अवतल लेंस लगा है तो ऊपर वाले जो होता है दूर के वस्तु को देखने में सहायता होता है और नीचे वाले वस्तु से मतलब पास का वस्तु देखने में सहायता होता है। अबिंदुकता क्या होता है कि इसमें एक साथ हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को नहीं देख सकते हैं, एक बार में केवल एक ही को देख पाते हैं। और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यूज, बेलनाकार लेंस यूज करते हैं हम लोग, बेलनाकार लेंस। ठीक है, और एक और भी बहुत सारा रोग होता है आँख से रिलेटेड, जैसे हो गया कि मोतियाबिंद हो गया। इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस होता है उस पर कुछ मतलब धुंधला हो जाता है उसको, और भी आगे का जो कचाव द्रव्य होता है वो भी कभी कभी दूषित हो जाने के कारण धुंधला हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं लोग। जीव कोशिका में 70 नंबर क्वेश्चन, जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है। तो ये होता है DNA उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 71 पानी का pH इसकी अम्लता को दर्शाता है। ठीक है, शुद्ध पानी का pH वैल्यू कितना होता है, तो शुद्ध पानी का pH वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। pH स्केल का खोज कौन किया था, तो ये सोरेंसन ने किए थे। कब किए थे, 1909 ईस्वी में किए थे। 72 टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक
बहुलक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। और टेफ्लॉन का बात करें तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज नॉन स्टिकी बर्तन में बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मतलब वैसे तवे वगैरह होते हैं जिसमें खाना चिपकता नहीं है, उसका बनाने के लिए यूज किया जाता है टेफ्लॉन का। चलिए आगे देखते हैं लोग। 73 बोल रहा है क्या कि 5,000 पर 2 वर्ष में 300 रुपया ब्याज मिलता है, तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। 300 मिल रहा है 2 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। 1 साल में 150, अब यही ना कितना परसेंट होगा, वही ना ब्याज का रेट होगा। तो मूलधन कितना है, 5,000 है, तो कितना परसेंट है, निकालेंगे 100 से गुना 3, मतलब 3% आ गया। आसान। ऑप्शन नंबर सेकंड 3%। आगे 74 किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा D2 को ऑर्गो कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। अब विटामिन का बात करें तो इसका खोज कौन किया था, विटामिन का खोज कैसमियर फंक, ठीक है। अब विटामिन ए है, क्या होता है, रेटिनॉल, इसी कमी से रतौंधी और भी जॉप्थैल्मिया, जिसमें आँख का मतलब सूखा पड़ जाना। फिर बी नॉर्मल नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें B1 आता है, B2 आता है, 3 आता है, 4 नहीं आता है, 4, 8, 10 और 11 शायद नहीं होते हैं। 11 होता है, ध्यान नहीं है, मतलब 4 शायद नहीं होता है कि, अरे यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। देखते हैं हम लोग आगे। 5 होता है, फिर 6 भी होता है, 7 भी होता है, और कौन होता है, 9 और 12। 9 को 11 शायद कहा जाता है, ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए इसका होता है थायमिन, इसका राइबोफ्लेविन, नियोसिन, पेंटोथेनिक एसिड, इसका होता है क्या, पाइडॉक्सिन, इसका होता है बायोटीन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसके अलावा और भी होता है, विटामिन C हो गया, D हो गया, E हो गया, K हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल। ऐसे कि विटामिन D होता है मतलब हड्डियों से रिलेटेड होता है, हड्डी और कैल्शियम से रिलेटेड होता है, तो कैल्सिफेरॉल याद कर सकते हम लोग, कैल्सिफेरॉल। इसका होता है टेकोफेरॉल, और इसका होता है फिलोक्विनोन और फिलोक्विनोन। ठीक है, अब देखिए विटामिन के किससे सहायता करता है हम लोग को, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन ई जो है क्या करता है, तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, मतलब जैसे फ्री ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको ऐसा समझ सकते हैं। इसको ब्यूटी हार्मोन कहते हैं, मतलब चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने नहीं देता है, चेहरे को मतलब कि सुंदर बनाए रखता है, बाल को झड़ने से रोकता है, और फर्टिलिटी को भी कंट्रोल करता है, इसलिए फर्टिलिटी विटामिन बोला जाता है इसको। और विटामिन डी जो है इसको हार्मोन विटामिन बोला जाता है, क्योंकि इसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रे की मदद से। और फिर विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, ये जो है हमारे रोग क्षमता को बढ़ाता है। और ये तो बता ही दिए कि रतौंधी के लिए होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायमिन जो होता है ये बेरी के लिए, सबका तो याद नहीं है। जैसे ये जो होता है नियासिन होता है पेलग्रा के लिए होता है। पेलग्रा यहाँ पे मतलब पेलग्रा ही था कि चिरोसिस था, अब भूल गए, अब पता है ध्यान है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट का मात्रा पाया जाता है। यहाँ पे कोबाल्ट ही मतलब कि नाम भी है, तो इसलिए इसमें कोबाल्ट का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, और भी जैसे कि फैट सोल्यूबल होता है विटामिन, और वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल कौन कौन होता है, A, D, E, K, और वाटर सोल्यूबल B और C।
ठीक है, चलिए। सेवेंटी सिक्स, इंसुलिन क्या है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। हम लोग जानते हैं इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका क्या था, लैंगरहैंस की द्वीपिका है, हाँ वहाँ से निकलता है। तो ये क्या है, मतलब कि हार्मोन है। हार्मोन क्या होता है? मेनली मुख्यतः प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन हो गया, ठीक है। चलिए 77 बोर्ड से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि है, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। क्या है, क्लोराफिनकॉल, फेनिकॉल। ऑप्शन नंबर 3 है 78, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? ठीक है, तो देखिए प्याज काटते समय हम लोग को आंखों में आंसू, हम लोग जानते हैं सल्फर का यौगिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सल्फर से रिलेटेड है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यही हो जाएगा आंसर। 78 का 3 नंबर सल्फ्यूरिक एसिड। 79, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्त्राव होने की भूमिका निभाता है? तो दूध के लिए मतलब 2 हार्मोन होता है, एक होता है प्रोलैक्टिन और एक होता है क्या, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन है, यही हो जाएगा आंसर, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे कि जब माँ अपने बच्चे को गला लगाती है या फिर चूमती है, तो इस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्राव होता है। और भी ये जैसे कि मतलब कि जब बर्थ पीरियड होता है, मतलब उस समय लेबर पेन को इंक्रीज करने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन, और भी यूट्रस के साइज को इंक्रीज करता है बेबी बर्थ के समय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 80 नंबर, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त कौन सा गैस होता है? तो ये तो सबको पता है, हाइड्रोजनीकरण होता है। तो इसमें किसका यूज होगा? हाइड्रोजन का यूज होगा। और इसमें पूछता है कि उत्प्रेरक किसका यूज होता है? तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का यूज होता है। 81, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः क्या क्या होता है? तो एलपीजी में आइसोब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। अब देखिए एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और इसमें ये जो होता है गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। तो इसको अगर लीकेज के समय इसको पहचानने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें सल्फर का यौगिक मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टेन। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल या इथाइल होता है, पता नहीं, कमेंट कीजिएगा। मिथाइल मरकैप्टेन, ठीक है, ये इसमें मिलाया जाता है। और भी बस इतना ही, ठीक है। 82, साबुन ग्रीज को कैसे हटाता है? तो ये पाइसिकरण द्वारा हटाता है। 82 का C नंबर हो जाएगा। 83, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विश्व में प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, विटामिन के, फिलोक्विनोन, जो कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। अच्छा, रक्त को थक्का कौन जमने नहीं देता है ब्लड के अंदर? ये आप कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर। कौन खून को शरीर में थक्का जमने नहीं देता है, ठीक है। आगे 84, राम और का वजन श्याम के वजन से 25 किलो अधिक है। दोनों का सम्मिलित भार 325 किलो है। तो श्याम का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए बस है। एगो राम है, एगो श्याम है, बोला क्या? श्याम से 25 किलो अधिक है। अगर श्याम का x है तो इसका कितना हो जाएगा? x प्लस में 25 और टोटल दे दिया कितना? 325। तो 2x का कितना आ गया? 300। x का कितना आ गया? 150। पूछा किसका है? श्याम का, तो श्याम का x ही ना है, तो 150 आ गया। चलिए हो गया। आगे बोल रहा है क्या? 85, 20% छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है।
तो इसकी कीमत, वास्तविक कीमत क्या है देखिए 20% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 1/5, मतलब 5 रुपये का है तो 6 रुपये में बेचा है। एक सेकेंड, छूट दिया ना, तो 5 रुपये का है तो 4 रुपये में बेचा है, और यही 4 का वैल्यू ना है 100 रुपया, तो एक्चुअल कितना है 5, एक्चुअल 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा गुना 25 है, तो इसका 25 गुना 125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86, 6 है, 8, 11, 12, 2x माइनस में 8, 2x प्लस में 10, 35, 41, 42 और 50। ठीक है, आरोही क्रम में लिखा गया है, आरोही क्रम में ऑलरेडी है, और बोला क्या कि माध्यिका 25 है, माध्यिका 25 है, तो माध्य पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे माध्यिका क्या होता है, यहाँ पर टर्म गिनते हैं हम लोग, सम है कि भी सम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन क्या है सम है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा n/2 टर्म प्लस में n/2 प्लस में 1 टर्म अब बाई में 2, तो n/2 मतलब 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, और ये एक आगे छठा, तो 2x प्लस में माइनस में 8 है, सॉरी -8 प्लस में 2x और प्लस में 10 अपॉन में 2, यही का वैल्यू है 25, तो कितना आ गया 2 2 4, 4x का वैल्यू कितना आ गया 50 में से यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 48, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 12, ये नंबर कितना आ गया 12 24 में से 8 गया 16, और ये 12 24 10 34, यही ना आ गया नंबर। ठीक है, अब माध्य निकालना है तो सबको जोड़ के 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 6 14, 14 10 24 25 है, 25 2 27 10 37, 47 है, 53 57 87, 8 3 115, 120 161, 40 203, 50 203 50 253, 253 की 55, कहाँ गया क्वेश्चन, जोड़ लेते फिर से क्या है लिख के जोड़ेंगे, और क्या 6 है 8 है 11 है 12 है 16 आ गया 34 आ गया 35 है 41 है 42 है 50 है, तो 5 4 9 4 13 3 16 3 19 21 21 22, 220 तो ऐसे आ गया, 8 6 14 1 15, 10 25, 7 32 3 35, हाँ 255 आ गया। अब बट्टा में 10 कर देंगे माध्य निकालने के लिए, तो 25.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए (87) बोला क्या कि ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपात ए है, बी है, 15:8 है, 8 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना हो जाएगा 7:10 हो जाएगा। तो देखिए बैलेंस रेशियो, हाँ बैलेंस पूछा क्या कि अब से 10 वर्ष बाद होगा, मतलब यहाँ से 10 वर्ष बाद रेशियो क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। रेशियो बैलेंस से पहले से, तो यहाँ पे 2 का गैप है, एक्चुअल में कितना गैप है 8 साल का गैप है, एक का कितना आ गया 4 आ गया, मतलब 15 को 60 साल का ही है, और ये कितना साल का है 32 साल का है, तो यहाँ से 10 साल के बाद ये 70 साल का हो जाएगा, और ये 42 साल का हो जाएगा, काट दीजिए 7 से 6 10, मतलब कितना 5:3, ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 88, ग्राहक अंकित मूल्य पे 8% छूट देने पे 38% का लाभ होता है, ग्राहक को छूट दिया 8%, लाभ हुआ 38%, तो क्रय मूल्य को प्रतिशत कितना अधिक करना चाहिए अंकित मूल्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है मार्क प्राइस और क्रय मूल्य का रेशियो होता है 100 प्लस में जितना प्रॉफिट हुआ बटा में 100 कितना डिस्काउंट दिया, ये होता है प्रॉफिट, मतलब ये रेशियो होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है 38% हुआ है, तो रेशियो कितना जाएगा 138 अपॉन में 8% छूट दिया है, तो 92, यही है ये रेशियो। काट दिए 23 से, 23 चौको 92 और 23 छक्के 38 से
6 से 38 बार में। रेशो कितना आ गया 3:2। 2 था अंकित करना, 3 कितना बढ़ा के अंकित करना 1, कितना पे 2 गुना में 100, आई कितना 50% बढ़ाना होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे है 89। ए को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 6 घंटा अधिक समय लगता है, लेकिन ए अपनी गति को दुगनी कर देता है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा 20 से कम समय लेता है। देखिए मान लीजिए बी का समय इतना है, तो पहले क्या करता था कि 6 घंटा अधिक समय लेता था, अब क्या कर रहा है कि 3 घंटा कम समय ले रहा है। यहाँ पे खुद का टाइम गैप कितना का है 9 घंटा का है। तो देखिए आप अभी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 60 का स्पीड मान लेते हैं 1 स्पीड से चलता है, कुछ समय लग रहा होगा। अब क्या किया 60 का स्पीड 2x से चल रहा है, यहाँ पे समय का गैप कितना आ जा रहा है 6 और 3 9 घंटे का। तो सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्या किया जाए 60 कॉमन करके उस तरफ कर देते हैं, 1/x भी कॉमन कर लेते हैं, 60 भी कॉमन कर लेते हैं, अब आ जाएगा 1 माइनस में 1/2। सही है ना। तो कितना आ गया टोटल 1/2 सीधा लिख लेते हैं हम लोग, गुना 1/2 हमारा कितना 9 है, तो 1 कितना आ जाएगा 60 बटा में 2 गुने 9 30, मतलब कितना 10 बटा में 3 3 1/3। सिंपल हो गया। चलिए 89 का 90 देखते हैं लोग। मान ले कि x और 29 का वह लघुत्तम अपवर्त है, ठीक है, जिसे 20 21 22 24 और 28 से विभाजित करने पर शेषफल 13 14 15 17 और 21 बचता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले तो 20 21 22 24 और 28 का एलसीएम निकाले थे हम लोग पहले। तो 20 का 5 गुना 2 गुना 2 7 गुना 3 2 तो 11 लेती हैं, और 4 दूना 12 24 और 7 चौका 28 हो गया। कितना आ गया 5 गुना 10 7 21 गुना 42 गुना 84 840 गुना 11 0 4 8 8 1 9 920 इतना आ गया। ठीक है, ये नंबर जो है इतना से डिवाइड करने पे आएगा, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा टोटल इससे डिवाइड करना होगा। अब क्या करेंगे, मतलब 29 से मल्टीपल है, उसको पहले 29 से डिवाइड करके देखते हैं हम कितना बचता है। तो 29 कितना आ जाएगा 30 है, 3 बार में 87 5 4 0 कितना आ गया 2 बार में नहीं 3 है ना, 0 क्या होता है भाई, नहीं आता है। 1 बार में 29 30 तो 24 1 25 आ जाएगा, और ये फिर 9 बार में नहीं 8 बार में 232 18। अब नहीं कटेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कितना 318 पुणे 29 प्लस में 16 नहीं है ये, अच्छा हाँ इतना लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे माइनस में 7, तो उसको अच्छा फिर मल्टीप्लाई पे करना होगा ना, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखते हैं हम लोग। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब 29 से मल्टीप्लेबल है तो 9240 के नंबर मान लेते हैं हम लोग। ये नंबर है जो कि 29 से मल्टीप्लाई भी है और 7 ये सबसे डिवाइड करने पे 7 भी आता है। ठीक है, इतना ये नंबर है टोटल। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 318 गुना 29 इतना, तो ये तो कट ही जाएगा। अब प्लस में 16 है कि अब माइनस में 7, यही ना हमको मेन चेक करना है कि 29 का कट जाए तो आके उसके बाद टोटल कट जाएगा। तो अभी के का वैल्यू मान लीजिए एक रखते हैं, एक रखने पे नहीं कटेगा, तो रखने पे हाँ 2 रखने पे 16 दूना 32 16 कम 16 11 बचेगा, 16 दूना 32 में से 7 जाएगा, फिर
ये क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, बताएंगे फिर बाद में, थोड़ा सा भूल रहे कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं हम लोग। 91, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2 वर्टिन है। देखिए एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक या फिर अनुपूरक। अनुपूरक पूरक, ठीक है। इसमें होता है कोण का योग कितना होता है 90 होता है, इसमें कोण का योग कितना होता है 180 होता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग। बोला कि अनुपूरक कोण का 2/3 है। अच्छा तो अगर 3 है ये तो ये 2 है, ठीक है, यही ना है। तो यहाँ पे रेशियो का योग 5 है, यहाँ पे एक्चुअल में योग होता है 180। देखिए वैल्यू कितना आ गया 36, 72, 108 पूछा किसका वैल्यू, तो उस कोण का मान गया था, तो 72 डिग्री हो जाएगा, 72, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 92, 5% की छूट पे बिक्री पे 855 बेचा था, चाहिए 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20। 20 रुपया का है, छूट मतलब 19 में बेचा है। 19 का वैल्यू कितना 855 कितना गुना है 19 चौक 76, 19 पैसे 95, इसका 50 गुना 900, ठीक है। चलिए 93, देव ने जयराम को 17 वर्षों के लिए 8,000 रुपया उधार देता है, ठीक है। 17 वर्ष के लिए 8,000 रुपया उधार देता है। तो कर्णिका को उसी दर से 16 वर्षों में 47 उधार दिया गया, और तो दोनों के ब्याज के रूप में कुल इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना कितना दिया गया है 8,000 रुपया, और ये 4700 रुपया। टाइम कितना कितना है, इसका 17 वर्ष है, इसका 16 वर्ष है, और रेट तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है इसी के मल्टीपल के रेशियो में हो जाएगा इंटरेस्ट। तो पहले तो जितना सिंपलेस्ट हो सकता है कर लेते हैं हम लोग, 0000 16 85, 17 85 रेशियो इसको मिलेगा ब्याज इससे, और इससे 47 रेशियो मिलेगा। तो 8 4 12, 7 5 12, 132 रेशियो एक्चुअल वैल्यू है, और इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, कितना ब्याज मिला है 2,120। काटिए कितना से कटेगा 11 से कट रहा, 11 से 12 बार में, और 11 से 1 बार में 11, 10, 101 है, तो फिर 9 बार में 19, 2 2 2 बार में 0, 12 से 1 बार में 12, 6 72, 160, ठीक है। ये आ गया। अब पूछा है क्या, तो आर पूछा है ना, तो यहाँ पे इसका ब्याज कितना आ गया 160, इतना आ गया ब्याज इसका। हम निकाल लेते हैं। पी इंटरेस्ट क्या होता है PRT 1/100, इंटरेस्ट कितना आ गया 85, अब उन्हें 160, और हम लोग को रेट निकालना है, तो पी कितना था इसका 8,000 था, और टाइम कितना था इसका 17, और गुना 100 ऊपर आ जाएगा, है ना। आर का वैल्यू आ गया 17 से 5 बार में, आई 16 से 50 बार में, 1/10 है, 10 10 खत्म। तो आर कितना आ गया हमारा 10%। समझ में आया। आप चाहे तो इससे भी रख के सॉल्व कर सकते थे। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जितना रेशियो में जो अलग होगा उसी के रेशियो में हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देखते हैं लोग। 94, बोल रहा है कि 280 मीटर लंबा ट्रेन है, 108 मीटर की गति की रफ्तार से एक पुल को पार कर रहा है। तो देखिए पुल को पार कर रहा है तो मतलब किसका किसका लेंथ पार कर रहा है, ये तो एक ट्रेन का अपना लेंथ और प्लस में पुल का लेंथ दोनों ना पार करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना कितना है 280 और 170, तो 20 300 714 115 300 450 पार करना है। कितना स्पीड है, तो 108 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इससे कर देंगे गुना, 5 से जाएगा 90 बार में, ये 18 से 6 बार में, 6 से 15 बार में, 15 सेकंड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नाइन्टी 95, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का इतना इतना इतना। देखिए समलम चतुर्भुज होता कैसा है, तो ऐसा होता है, दो का भुजा पैरेलल होता है, और दो का भुजा कैसे भी हो सकता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, और समानांतर भुजा का योग और गुना में लंबाई, बीच का लंबाई। तो बोल रहा है कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 3 है,
और एरिया दे दिया है कितना 21 मीटर स्क्वायर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समानांतर भुजा में से एक की भुजा का लंबाई 8.3 है, किसी को मान लो 8.3, तो बोल रहा है कि अन्य भुजा का लंबाई क्या होगा, तो यही ना है, तो इसको इक्वेशन में लिख दीजिए 21 बटा 1/2 और ये 8.3 प्लस में b और गुना में 3 से 7 बार में मतलब 8.3 प्लस में b कितना आ गया 14 आ गया, तो b कितना आ जाएगा 14 से 7 आ गया 5.7 आ जाएगा सेंटीमीटर। हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 96 बोला कि कुछ केले को 1 रुपये में 2 के हिसाब से खरीदता है और 7 रुपये में 10 के हिसाब से बेचता है, तो परिणाम क्या होगा। तो ऐसा थोड़ा ना कि 2 खरीदेगा और 10 को बेचेगा, सेम जितना खरीदेगा उतना ही ना बेचेगा। मान लीजिए 10 को खरीदा है तो उसको कितना खर्च पड़ेगा, 2 के लिए 1 रुपया, तो 10 के लिए 5 रुपया खर्च किया। अब बेचा कितना है कि 7 रुपये में 10 को बेचा है, कितना का प्रॉफिट हुआ है, 2 का प्रॉफिट कितना पे 5 पे अगुना में 100 40% सीधा कितना है यहाँ पे, ठीक है 40%, 5 से 20 बार में 20 में 40 तो क्या। चलिए प्रॉफिट होगा 20% 40% का। 97 बोला कि 10वीं कक्षा में डिवीज़न ए में है 45 छात्र, जिसका औसत कितना है 56। बी में है 40 छात्र, इसका औसत है 52, और सी में है 40 छात्र, इसका औसत कितना है 50। तो बोल रहा है क्या कि 10वीं कक्षा तीनों में डिवीज़न में औसत अंक क्या होगा, औसत याद कीजिए, ठीक है। इसको निकालने का बहुत सा मेथड है, इसमें हम लोग डेविएशन मेथड यूज करेंगे, उसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम होता है। तो यहाँ तो पहले हमको इसको एक्चुअल वैल्यू का ज़रूरत है नहीं, इसको हम रेशियो में कर लेते हैं 8 8 9। देखिए समझिए कैसे करते हैं लोग। सबसे कम पहले क्या है कि इतना है सब कैसे, तो 50 तो होगा ही। अब जो अधिक है उसका फिर और ऐड होगा, जैसे देखिए 2 अधिक है कितना पे 8 पे, यहाँ पे कितना अधिक है 6 अधिक है कितना पे 9 पे, और टोटल कितना है 8 8 16 24 5 25 में बटेगा। जितना अधिक है उसको बाकी सब में बांट देना है, ठीक है। यही होता है एवरेज का कॉन्सेप्ट, जिसमें जितना ज़्यादा होता है उसको हटा के बाकी सब में इक्वल डिवाइड कर देते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 9 16 9 का 54 70 70 बटा में 24 है, मतलब इसको 280 अपन में 100 भी लिख सकते हैं हम लोग। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 कर दिए, तो यहाँ पे 2.8 तो 50 प्लस में इतना तो 52.8 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया। कैलकुलेशन कहाँ एकदम इजी हो गया, कैलकुलेशन बहुत ही कम हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 98 7 भुजा वाले एक घन में सबसे बड़ा गोला काट कर निकाला जाता है। देखिए अब तो गोले का आयतन याद कीजिए। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक काट कर बनाया गया है और एक पिघला के बनाया गया है। तो जब पिघला के बनाया जाता है तो क्या होता है, पिघला कर इसमें टोटल वॉल्यूम बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम बराबर होगा, जितना पहले था उतना अब होगा। लेकिन जब काट के बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें से कुछ काट के निकालेगा तो वॉल्यूम तो बराबर होगा नहीं। तो बताइए इसमें क्या बराबर होता है, काट के बनाने पे यहाँ पे क्या बराबर होगा। तो यहाँ और बोला है काट के सबसे बड़ा इसमें से क्या कितना निकाला जाता है। इधर से थोड़ा सा काटेंगे, फिर इधर से थोड़ा सा काटेंगे, इधर से फिर इधर से काटेंगे थोड़ा सा, इधर से भी, चारों तरफ से काट काट के एक बड़ा सा गोला बनाया गया। तो इसमें क्या इक्वल होगा, यहाँ पे इसका व्यास इसके भुजा के बराबर बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये समझ में आया कि नहीं आया। जितना इसका भुजा होगा उतना ही इसका व्यास होगा सबसे बड़ा काटने पर, और यही कॉन्सेप्ट बन जाता है फिर क्वेश्चन। यहाँ बोला भुजा की लंबाई कितना है 7 है, यहाँ पे भुजा हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो अब पूछा क्या कि इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन 4/3, ये समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा आर कितना आ गया 7/2। अब पहले हम लोग गोला का साफ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए गोला, इसमें टोटल
क्षेत्रफल होता है इसका केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, क्योंकि इसमें केवल कर्व एरिया ही होता है। तो 4πr², ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3πr³। अब अर्धगोला देख लेते हैं लोग। यहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ पे अगर देखिए अगर खोखला हुआ, खोखला तो इसका होता है 2πr²। लेकिन अगर ठोस हुआ तो जो 2πr होगा ही, अब प्लस में एक समतल ऊपर वाला भी πr² जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3πr², ठीक है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, हम लोग को वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे, आंसर आ जाएगा कितना 4/3πr³। तो 4/3 अपन में 22/7, क्वेश्चन में कितना बोला, हाँ 22/7 बोला, और 60/2 गुना में 60/2 गुना में 60/2 है ना। चलिए 1 2 3, 2 खत्म और 1 11, 3 खत्म, 7 से 7 खत्म, 7 से 49, 11, तो 9, 4 देखते हैं हाथ में, 5 4 5 3 है ना आएगा। तो कितना आ जाएगा 17 तो 51, 170 तो आएगा ही, 51 बचा 29, तो 9 आ गया और 27 और 2/3, ठीक है। 179 2/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। आगे देखते हैं 99। बोला कि 2 पात्र ए और बी में अम्ल और पानी का मिश्रण इतना भरा हुआ है। अम्ल और पानी ए में है जो 7:3 है, और बी में कितना है 4:1 है। उसे 1:2 में मिलाया जाता है, तो 1:2 में मिलाया गया, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पे रेशियो को इक्वल करना होगा, बैलेंस करना होगा। 7 3 10 यूनिट यहाँ पे 5 यूनिट है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं हम लोग, 8:2। अब इसका 1 यूनिट तो 7:3, और इसका 2 यूनिट तो 8:16, 8:6, 6 3 9, 2 4 9 होगा 4, तो 4 3 7 ऐसा 23 आ गया, समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड काटा जाता है, 42 सेंटीमीटर सॉरी व्यास वाले त्रिज्यखंड काटा जाता है, तो त्रिज्यखंड का कोण 150 से 6 देखिए पहले वृत्त का टोटल देखते हैं हम लोग, कल नहीं देख पाए थे सॉरी। वृत्त है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², सर्कमस्टेंस परिधि पैरामीटर बोल सकते हैं 2πr, और डायमीटर क्या होता है 2r होता है, ठीक है। अब देखिए अर्ध वाला देख ले, नहीं छोड़िए। फिर इसका त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड में एरिया थीटा 360 गुना में πr², ठीक है। और एक होता है क्या ये चाप की लंबाई, होता है θ/360 गुना में 2πr, ठीक है। अगर होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमको कन्फ्यूजन, इसको वृत्तखंड कहते हैं कि इसको वृत्तखंड कहते हैं, देख लीजिएगा। देखिए इसका एरिया होता है θ/360 गुना में कितना πr², टोटल आ गया -1/2 r² sin θ। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा त्रिज्यखंड है, एक 150 डिग्री है, और व्यास 42 है, तो कितना जगह ये 21 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा θ/360 गुना में πr², ये 150 बटा में 360 गुना में 22/7 में 21 गुना में 21, 3 बार में 3 से 120 बार में 7, 3 से 40 बार में
ये खत्म, दुबई 11 पॉइंट में आएगा। 15 111 5 आ गया, 5 आ गया, एक अपन में 2 मतलब कितना आ जाएगा 5 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। चलिए अब यहाँ से 101 से 150 तक रीजनिंग है, सॉल्व करते रीजनिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सेट के साथ। थैंक यू, बाय।